मैं बहुत एक सामान्य परिवार से आता था। पिताजी मेरे क्लर्क थे और बहुत ज़्यादा आय नहीं हुआ करती थी। आपने जब 12th किया तो आपके काफी परसेंटेज कम थे, तो आपको उस वक्त तो बहुत ही ढेर सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा होगा। महत्व इस बात का है कि आपने गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं आपने छोड़ा नहीं। मैम बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप अगर छोड़ेंगे नहीं और आप लगे रहेंगे तो आपको किसी न किसी फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपनी वाइफ को बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा। उसका हरदम मेरे लिए सपोर्ट रहा। वो भी अपना काम करती थी, बट उसने कभी ये नहीं कहा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराना चाहते हैं जिनका नाम प्रदीप कुमार यादव है और वो एक पीसीएस अधिकारी हैं जिनका जन्म अयोध्या के कस्बे में हुआ है, और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रदीप जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सेवा संस्थान को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों लोगों की सेवा में सेवारत सेवा संस्थान के मंच पर आने के लिए मैं उनका बुलाने के लिए मैं उनका बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रदीप जी, आप बताएं कि आपका ये सपना कब से आपने अधिकारी बनने का सोचा, और कब से आपके दिमाग में ये आया कि मुझे एक पीसीएस अधिकारी बनना चाहिए या आईएएस बनना चाहिए? आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैम इस प्रेरणा के पीछे एक बड़ी कहानी है। एक्चुअल में मैम हुआ ये कि मेरे जन्म के बाद मैं एक मतलब सामान्य विद्यार्थी था जिसके बहुत अच्छे अंक नहीं आते थे। बट 12वीं में तो बहुत ही ज़्यादा मेरे अंक कम हो गए। 40% अंकों के साथ मैंने 12वीं कक्षा किसी तरह पास की। तो बहुत मित्र थे, कई दोस्त थे जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रहे थे। कोई आईआईटी, कोई जेई, कोई नीट, कोई मेडिकल, कोई डॉक्टर। तो हमें लगा कि हम क्या कर सकते हैं। उस समय मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव था, स्ट्रेस था। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बच्चों को ये प्रेरित करने के लिए बताना चाहता हूँ कि आप जब भी उलझ जाएं, आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब भी आप कभी हार ना माने, आप निडर रहें। क्योंकि होता यह है कि कहीं ना कहीं अगर आपको ईश्वर ने कुछ भेजा है तो कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए तय होंगी। आपको बस उन चीज़ों को पहचानना है और अपनी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास करना है। आपकी जो भी प्रतिभा है आप उस पर पूर्ण विश्वास रखिए और उसको सुधारते रहिए, निखारते रहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में सफल होंगे। मैं ग्रेजुएशन में गया, एक आईपीएस का सेमिनार हुआ, मैं उससे प्रेरित हुआ और मैंने ये निर्णय लिया, नहीं मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ये निर्णय अपने आप में बहुत जटिल था क्योंकि मैं बहुत एक सामान्य परिवार से आता था। पिताजी मेरे क्लर्क थे और बहुत ज़्यादा आय नहीं हुआ करती थी। तो मैम उसमें ये हुआ कि जैसे हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि जाना है। मैंने परिवार से चर्चा की, दोस्तों से चर्चा की। तो जैसे आप समझ ही रही हैं कि अगर आप एक सामान्य परिवार में जन्म ले और आप आईएएस की बात करें, वो भी मुंबई जैसे शहर में, जहाँ मैं पिताजी के साथ हम लोग रहते थे, एक जॉइंट फैमिली भी थी और इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो लोग जैसे एक तरह का मजाक उड़ाते हैं कि हाँ अभी तक तो कुछ कर नहीं पाया, अब क्या करेगा। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने अंदर संभावनाओं को खोजिए, आपके अंदर असीम ऊर्जा है। और मैं बचपन से ही मोटिवेशनल किताबें पढ़ता रहता था और मोटिवेशनल जो सेमिनार्स वगैरह होते थे हमारे कॉलेज में लगातार होते, सुनता रहता था। तो उन चीज़ों से मैं मोटिवेट था, मुझे अपने आप पे विश्वास था। ठीक है, मैं एक जगह असफल हुआ, मैं दूसरी जगह सफल होऊंगा और लोग क्या बोल रहे हैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। मैम सर, आपने 12th की पढ़ाई कहाँ से की हुई है? 12th मैं मुंबई से किया है। मुंबई से। हाँ। आपने जब 12th किया तो आपके काफी परसेंटेज कम थे, तो आपको उस वक्त तो बहुत ही ढेर सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा होगा। वो दौर आपके लिए कैसा रहा? नहीं मैम, वो दौर तो बोलिए बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 12वीं में अगर आपके अंक कम आ जाए तो आपको लोग बस अंकों से ही कैलकुलेट करते हैं जी। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ और बच्चों को बताना चाहता हूँ और उनको मैं एक प्रेरणादायी स्टोरी भी बताना चाहता हूँ। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये बात निकल कर आई कि उन लोगों ने 1,500 से 2,000 लोगों का सर्वे किया। उस सर्वे में जितने 1,500-2,000 सफल लोग थे, उनका एक बायोडाटा बनाया गया कि उन्होंने कितनी सैलरी कमाई, उनकी लाइफ में सक्सेस कितना है, उनकी लाइफ में अचीवमेंट कितनी है, उनकी फैमिली हेल्थ कैसे, उनकी फैमिली कैसी है, उनका हेल्थ कैसा है। तो उन्होंने बहुत ही एक मतलब ट्रेमेंडस, एक चमत्कारिक उसमें रिजल्ट आया। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको पढ़ भी सकती हैं। उसमें रिकॉर्ड आया कि एक क्लास वाले जो थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो सारे कैटेगरी में, जरूरी नहीं था BCD, मतलब जो एवरेज लोग थे उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इसको हम इसी से समझ सकते हैं कि इसीलिए आप देखेंगे मैम कई बार ऐसा होता है कि
अगर किसी व्यक्ति को व्यवहारिक समझ हो, कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी हो, तो वो बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने डिसीजन को कैसे लागू करते हैं, आप जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आप उसके लिए कितना संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कहीं फेल हो गए, या महत्व इस बात का भी नहीं है कि आपके कम मार्क्स आ गए या कहीं पे आपकी परफॉर्मेंस कमजोर है। महत्व इस बात का है कि आपने गिव अप नहीं किया, आपने छोड़ा नहीं। मैम बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप अगर छोड़ेंगे नहीं और आप लगे रहेंगे तो आपको किसी न किसी फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। जैसे मैं अधिकारी बनना चाहता था और मैं अंततः सफल हुआ। सर आप हमें बताएं, आपने इस अधिकारी बनने के लिए आपने ये निर्णय कब लिया? आपको कब लगा कि हमें आईएएस बनना चाहिए, पीसीएस बनना चाहिए, और इसका ये कब आपने शुरू किया? कोरोना काल से पहले आपने एग्जाम जो है वो 2021 में दिया था। yes. उससे पहले कब आपने ये डिसीजन लिया, आपने कब तय किया? मैम इसके पीछे मेरी एक लॉन्ग जर्नी है, 10 ईयर का स्ट्रगल है। मैंने 2012 में सीरियसली अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया। मैं दिल्ली गया और दिल्ली में अकेला गया था। इससे आप मेरा डिटर्मिनेशन समझ सकती हैं। और मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि मैं वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आया मेरे अंदर, क्योंकि उस समय मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो डिटर्मिनेशन इससे आया था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। मैंने निर्णय लिया। जब आप निर्णय लेते हैं तो आपके साथ ब्रह्मांड की शक्तियाँ चलती हैं, आपको ईश्वर भी रास्ता दिखाता है और आप कभी उससे घबराते नहीं। बस आपको ये देखना है कि आपको जो करना है आप उसके प्रति समर्पित रहिए। तो इस मोटिवेशन और सेल्फ मोटिवेशन से और जो सेमिनार हुआ, मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में मैंने अपनी तैयारी शुरू की। बट चूंकि होता यह है कि जब हम दिल्ली में जाते हैं और हमारे साथ वहाँ पर कई प्रकार के चैलेंजेस होते हैं, कई प्रकार के ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम कभी कभी सफल नहीं हो पाते, रणनीतिक चूक भी हो सकती है। तो शुरुआती दौर में मैंने सिर्फ एक निर्णय लिया था, आईएएस बनना है। मैंने कोई और परीक्षा नहीं दी, मतलब मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अफसर बनना ही था। ये एक कमी भी हो सकती है कि हो सकता है मैं उस समय और लक्ष्यों पर फोकस करता तो मैं एक नौकरी पा सकता था। बट हाँ, मैंने बड़े लक्ष्य की तरफ टारगेट किया और मैंने उसे पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो मैम हुआ ये कि हम लोगों ने तैयारी करना शुरू किया। तैयारी करने के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। कभी वित्तीय उतार चढ़ाव आता था, जो सामान्य बात है, क्योंकि एक सामान्य परिवार से आ रहा था तो वित्तीय उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आता था। मैम कई बार ऐसा होता था कि हम लोगों की जो टिफ़िन आती थी, हम लोग 3 लोग साथ रहते थे, तो कभी कभी पैसा कम पड़ जाता था तो एक ही टिफ़िन में तीनों लोग खाते थे, कभी कभी एक टाइम ही खाते थे। और कभी कभी हम लोग, जैसे डीयू का हॉस्टल था बगल में, तो उस हॉस्टल में भी जाते थे तो एक टाइम खाते थे तो ज़्यादा खाते थे ताकि हमें दोबारा भूख ना लगे और अगले दिन फिर सुबह आए। तो इस तरह से भी मैम चैलेंजेस थे, हम लोगों ने उसको फेस किया। और बहुत बच्चे दिल्ली में इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप का ये संघर्ष युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आज की तारीख में तैयारी कर रहे हैं। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब कोई बच्चा फेल हो जाता है, क्या उसे वहीं रुक जाना चाहिए, या उसे उस फेल होने के बाद उसे ये निर्णय लेना चाहिए कि नहीं, उसकी डेस्टिनी अभी कुछ और है, उसे अभी और कुछ करना है? आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या बताना चाहेंगे? मैम बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका कोई रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपका अंतिम परिणाम नहीं होता, रिजल्ट आपकी एक शुरुआत होती है। अगर आप सफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंततः सफल हो गए, आपके नए टारगेट स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंतिम रूप से असफल हो गए, अभी आपके सफलता का स्टेज आना बाकी है। तो आप बैठें और आप उसका एवोल्यूशन करें, उसकी स्ट्रेटजीज को फिर से आप सोचें, लोगों से डिस्कस करें, अपनी कमियां पहचानें और अपने टारगेट की तरफ पूरी ऊर्जा से दूसरी बार लगे, तीसरी बार लगे। बट आप अपने स्ट्रेटजीज को बदलते रहें, ये देखते रहें कि कहाँ कमियां रह रही हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है मैम, वो ये है कि मुझे सक्सेस होना है, इससे काम नहीं चलेगा। कैसे सक्सेस होना है, उसके लिए क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्या स्ट्रेटजी है, उसको नोट आउट करके उस पर काम करने की जरूरत होती है। तब हम उसको सक्सेस को अपने लाइफ में लागू कर पाते हैं, तब हम सफल हो पाते हैं। अदरवाइज वही हो जाएगा कि हमने सपने देखे। सपने देखना बहुत जरूरी है, बट सपनों को पूरा करने के लिए आपको प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है, प्रतिदिन स्ट्रगल करना पड़ता है और अपनी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, अपनी कमियों को फाइंड आउट करना पड़ता है और उस हिसाब से मैम आप आगे बढ़ते हैं। मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप असफल हों तो आप
कभी भी घबराएं नहीं। आप ये देखें कि क्यों आप असफल हुए, अगली आपकी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। यस सर, आपने बहुत सी संघर्षों का सामना किया, संघर्षशील के बाद आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ। इस सब के बीच में आपके परिवार ने आपका कैसे साथ दिया, उन लोगों ने किस किस परेशानियों का सामना किया है, ये सब चीजें आप हमारे दर्शकों को बताइए। परिवार का मैम ये है कि 2014 के बाद मैं परिवार के साथ रहने लगा। तो परिवार में जब आप रहते हैं तो आप, चूंकि आपकी अब जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं और अब आप सामान्य लोगों की तरह बिल्कुल एकदम नहीं रह सकते। आपकी लाइफ में बहुत से परिवर्तन आते हैं क्योंकि आप अब एक पारिवारिक जीवन में आ गए, तो उनके साथ कोप अप करना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाइफ को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, उसका हरदम मेरे लिए सपोर्ट रहा। वो भी अपना काम करती थी, बट उसने कभी ये नहीं कहा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ना मैंने उसको कहा कि आपको क्या करना है, कैसे। मेरा जो लक्ष्य था उसमें उसका मुझे पूरा सपोर्ट मिला। तो आपके जो सराउंडिंग है, जो लोग हैं, वो भी आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं जी। जैसे अगर कोई आपका टीचर है, हो सकता है आपका कोई टीचर हो, कोई आपका फ्रेंड हो। जैसे हमारे एक फ्रेंड थे, उनका मिथिलेश सर मैथ के नाम से वो चीज़ों को चलाते भी हैं और उनका मेरे साथ बहुत सहयोग रहा। जब भी मैं स्ट्रेस में होता था, परेशान होता था, मैं उनसे मिलता भी था, तो वहाँ से भी प्रेरणा मिलती थी। कुछ और दोस्त हैं जिनसे मुलाकात होती थी। इस तरह से एक आपका सराउंडिंग आपको एनर्जी देती है मैम। जब आप उस सराउंडिंग की एनर्जी को लेते हैं तो आप उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि एक कहावत है कि लाइफ एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट चल सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसमें मोड़ आएंगे, कभी वो मोड़ नीचे की तरफ होगा, कभी वो मोड़ ऊपर की तरफ होगा। जब वो नीचे होगा तो आपको घबराना नहीं है, घबराएंगे तो और नीचे जाएगा। आपको संभलना है और फिर उठना है, यही लाइफ है। और इस तरह से हमें चीज़ों को चलाना होता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं दिल्ली से लखनऊ आ गया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने देखा कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने अध्ययन किया है, अच्छे से गहराई से अध्ययन किया मैम। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ज्ञान बांटना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास नॉलेज है, असेट है, उसको आपको बांटना चाहिए और इससे आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। अब मेरा एक टारगेट था, मैं ट्यूशन पहले से भी पढ़ा रहा था, बट अब मैं ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो अपने बच्चों के साथ बांटूं, विद्यार्थियों को साथ बांटूं। और कुछ जो टीचर होता है, मैं बार बार कहता हूं, वो नेशन बिल्डिंग में योगदान देता है। तो एक स्टेज आती है जब आप खाली अपने लिए नहीं जीना चाहिए, आपको कुछ आपको सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं टीचर बनके एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा था, जिससे मुझे वित्तीय लाभ भी होता, मैं मतलब पर डे की मेरी जो लाइफ है उसके लिए कुछ पैसे भी मिलते और मैं कुछ बच्चों को प्रेरित कर पाता, पढ़ा पाता, मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया मैं उन्हें दे पाता। इस तरह से मैं एक जागरूक नागरिक के रूप में देश में योगदान दे सकता था, देश को बनाने में योगदान दे सकता था। एक छोटा सा योगदान देने का मैंने प्रयास किया मैम। इस बीच हुआ ये मैम कि जब मैं कोचिंग चला रहा था तो अब चूंकि मेरी एक सोशल लाइफ भी थी, बहुत बच्चों से मिलना होता था, बहुत पेरेंट्स से मिलना होता था और इस तरह से एक मतलब पूरा सिस्टम मैम चल रहा था। उसी समय मुझे मैम मुलाकात हुई प्रसादम में, एक विशाल जी हैं, वो मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं। सर, ये जैसे आपने बताया आपके विशाल जी से मुलाकात हुई, आपके अंदर सेवा भाव कब से आया कि आपको लगा कि नहीं मुझे सेवा भी करनी चाहिए? प्रसादम एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ पे लोग सेवा भाव करते हैं और गरीबों को खाना खिलाया जाता है। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई और ये आपने इसको करने के लिए कब सोचा कि मुझे भी ये काम करना चाहिए? एक्चुअल में मैम मैं कोचिंग संस्थान चलाता था, तो चूंकि प्रसादम सेवा तो सेवारत ही है, तो उनको बहुत लोग जानते हैं क्योंकि बहुत लोग वहाँ सेवा देने आते हैं। तो उन्हीं में से हमारे एक विद्यार्थी था, उसके माता पिता भी वहाँ जाते थे। जैसे किसी का बर्थडे हो तो वो बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करते थे। तो वो आई और उन्हें कहा कि हमारे बेटी का बर्थडे है और सर आपको आना है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। तो मैंने कहा मैम किस जगह पर, कहाँ पर आना है, आपके घर आना है या कहाँ आना है, सब तरह की बातचीत। उन्होंने कहा कि नहीं सर इस तरह का नहीं है, आपको हमारे साथ आना है प्रसादम सेवा। वहाँ पर ये होता है कि ये राम मनोहर लोहिया में है और वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मरीज आते हैं, और सबसे ज़्यादा परेशानी मरीजों को ही होती है, क्योंकि हम भी हैं, सामान्य परिवार से हैं, हम लोग भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी कभी रात रात रुकना पड़ता है, कभी कभी दिन पूरा रुकना पड़ता है मैम। तो उसमें होता क्या है, भूख लगती है, अगल बगल खाना भी ठीक नहीं होता तो, या कभी कभी पैसे भी नहीं होते क्योंकि हमें सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर एक व्यवस्था है कि आपको एकदम शुद्ध, एकदम सफाई से बना हुआ खाना मिलता है।
ये सेवा भाव जब मैंने देखा और मैं विशाल सर से मिला, तो विशाल जी की जो प्रेरणादायी बातें थी उनसे मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ, और एक बार नहीं कई बार कन्वर्सेशन हुआ। और मेरा सौभाग्य है कि जो राम मनोहर लोहिया में जो शिलापट्ट लगा है, उस शिलापट्ट को बनवाने में खुद गया था। तो ये मेरा सौभाग्य था। उस समय उसका जब उद्घाटन यहाँ के तत्कालीन डीएम साहब ने किया था, तो मैं उस समय उनसे मिला था और उपस्थिति मेरी वहाँ पर थी। तो उसके बाद जब बात हुई तो मैंने देखा कि विशाल सर ने क्या क्या छोड़ा है। उन्होंने भौतिक चीज़ें, जो पैसा था और चीज़ें थी, शोहरत थी, उनको छोड़कर सेवा की तरफ आए। तो उससे मैं प्रेरणा लिया। उतना सबके लिए कर पाना संभव नहीं होता मैम, बट मैंने सोचा कि मैं जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा मैं करूंगा। इसके बाद मैं जब कोचिंग में एक नया मैंने लाया, तो उसमें SC ST OBC विमेन, इनके लिए मैम मैंने फीसें बहुत कम कर दी। कभी कभी मैं निःशुल्क भी कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया। ये प्रेरणा मुझे प्रसादम सेवा संस्थान से ही मिला। सर, कोरोना काल जो है सबके लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील रहा। आपके लिए वो दौर कैसा था? किस तरीके से कोरोना काल में आपने इस मुकाम को हासिल किया और क्या क्या किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया? यस मैम, कोरोना मैम आया तो जैसा कि आप सब लोगों ने फेस किया, मैंने भी फेस किया। वो जीवन का एक ऐसा क्षण था जब आज हम लोग बैठे हैं तो इस बात का ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारी जिंदगी बची हुई। सबसे बड़ी ईश्वर की देन तो यही है। सफलता असफलता तो अपनी जगह है। हम उस जंग से लड़कर आज जीवित यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल सर। कितने लोगों ने उसमें अपनी जिंदगी गंवा दी। उस समय मैम मैं, चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट था वो बंद हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, 12-13 लाख का लॉस हुआ। इसको मैंने जो स्टॉक के वीडियो में, जो स्टॉक में मेरा प्रदीप कुमार यादव के नाम से एक है, उसमें मैंने डिटेल बताया हुआ है। तो वहाँ से भी आप चीज़ों को प्रेरणा के लिए देख सकते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत तेज़ी से उस समय चुनौतियाँ आई, उसका सामना मैंने ऐसे किया मैम कि मैं जब बहुत घाटा होने लगा तो मैंने सोचा अपने उस पुराने लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए, और मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया और बहुत मेहनत करी मैम। और इसी का परिणाम है कि मैं आपके सामने एक अधिकारी के रूप में बैठा हूँ। उस टाइम का आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और उस टाइम में आपने जो तैयारियां करी उसका परिणाम आपको मिला है। मिला मैम जी, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे इस शो में आए। आप देखते रहिए सेवापथ न्यूज़। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।